Hello my dear students of class 9th. Today I will teach you chapter Forest Society and Colonialism. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत जो आज का वीडियो है उसमें टॉपिक है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टीवेशन। कि डायट्रिच ब्रेंटिस के द्वारा जो फॉरेस्ट एक्ट बनी थी उस एक्ट के तहत कल्टीवेशन में यानी कि कल्टीवेशन में क्या इफेक्ट है तो उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार फॉरेस्ट रूल के आने के बाद जो भी फॉरेस्ट पे जितने भी डिपेंडेंट पीपुल थे, ट्राइबल्स हो या कॉमन पीपुल हो, उन लोग के लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग आई थी। यानी कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच गई थी। किस प्रकार वो जंगलों से अब लकड़ी प्राप्त करें, कहाँ मवेशियों को चराएं, अपने आवश्यकताओं की जो पूर्ति जंगलों से करते थे वो किस प्रकार अब करें, उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह लग गया। वो बार बार इसी चीज को सोचते रहते थे कि पहले तो मेरे लिए जंगल मेरी अपनी प्रॉपर्टी समझी जाती थी, लेकिन अब तो ये जंगल सरकार की हो चुकी है। तो हम किस प्रकार अब अपने लाइफ को बिना जंगलों के तो हमारा लाइफ सेटल हो नहीं सकता है। तो किसी ना किसी प्रकार से चोरी करते थे या किसी भी पनिशमेंट देते हुए भी वो लोग चोरी करना सीख गए थे। तो यानी कि उनके लाइफ में बहुत भारी यानी कि उथल पुथल मची हुई थी। तो उसी चेंजिंग में एक टॉपिक है कल्टीवेशन। यानी कल्टीवेशन में क्या क्या सब कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो रूल आई थी उसमें क्या क्या सब उथल पुथल मची थी। तो इसमें देखेंगे कि उस समय के जो कल्टीवेशन होती थी उसका नाम था आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या? इन दिस कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न। यानी कि इसमें कुछ फॉरेस्ट के कुछ भाग को काट दिया जाता था और नहीं तो उसमें आग लगा दी जाती थी। तो या तो काट दी जाती थी नहीं तो आग लगा दी जाती थी। आग लगाने के बाद उसमें जो भी राख जलाने के बाद जो जमीन पर एसेज बच जाते थे यानी राख का जो जमाव होता था, तो उसी राख के जमाव में वो लोग सीड को डाल देते थे। तो कैसे सीड को डालते थे? तो सीड्स आर सोन इन द एसेज आफ्टर द फर्स्ट मॉनसून। यानी कि जब फर्स्ट मॉनसून उतरती थी तो वो राख बारिश के पानी में भीग जाता था, उसी पे वो लोग सीड बिखेर देते थे। फिर उस क्रॉप्स को वो लोग क्या करते थे? हार्वेस्ट कर लेते थे अक्टूबर एंड नवंबर महीनों में। जो जिस सीड्स को वो लोग बोए थे उसको बाद में अक्टूबर एंड नवंबर माह में उसको काट लेते थे। तो अब इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये जो काम होता था मात्र किसी भी जमीन पे 1 या 2 साल। फिर 2 साल के बाद क्या होता था, उस जमीन को वो लोग छोड़ देते थे बैरन। क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि उस समय सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते थे उस न्यूट्रिएंट्स की जानकारी उन लोग के पास, ट्राइबल्स या कॉमन पीपुल के पास वो जानकारी नहीं थी कि हम अलग से न्यूट्रिएंट्स डाल दें और पुनः इसमें हम बार बार एग्रीकल्चर का काम करें। इतना नॉलेज उन लोग के पास नहीं थी। तो अब 2 साल उस पे एग्रीकल्चर का काम कर लेते, फिर उस जमीन को बैरन छोड़ देते थे, उस लैंड को बैरन पड़ती छोड़ देते थे। उसके बाद फिर कहीं अलग किसी जमीन को पुनः वही काम करते थे, फिर उसको काट देते थे, जला देते थे और फिर फर्स्ट मॉनसून आती थी फिर उसमें बीज को बो देते थे। तो ये जो काम शिफ्ट वाइज होता था, 2-2 साल कहीं अलग किए, बाद में उसको यानी 10-20 साल के लिए बैरन छोड़ देता था, तब तक के लिए जब तक कि उसमें पुनः न्यूट्रिएंट्स नहीं आ जाते, तब पुनः फिर उस जमीन पे वो लोग आकर के एग्रीकल्चर का काम करते थे। तो ये शिफ्ट वाइज जो कल्टीवेशन होता था 2-2 साल के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो
सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर ए कपल ऑफ ईयर, मात्र 1-2 साल के लिए होता था और फिर उसके बाद बैरन छोड़ देते थे। तो इंडिया और अमेरिका उस समय जो एग्रीकल्चर होता था उसमें सीड्स में जैसे मिलेट होते थे जिसको हम लोग ज्वार बाजरा भी बोलते हैं, ब्राजील में मोनोइक बोला जाता है, ये भी एक प्रकार का अनाज ही है, अमेरिका में मेज एंड बीन्स मतलब उगाया जाता था। तो ये कुछ मतलब वहाँ के जो सीड्स थे उस समय जो एग्रीकल्चर में उगाए जाते थे, ये सारे उसके एग्जाम्पल हो गए। तो अब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम डिफरेंट पार्ट्स में, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में उसके डिफरेंट नेम थे, जिसमें कि कुछ मैं दे रही हूँ। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में लादिन कहा जाता था, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में इसका नाम था मिल्पा, और अफ्रीका में ताबी बोला जाता था, एक और नाम है, यानी अफ्रीका में उसका नाम था ताबी, और श्रीलंका में उसको कहते थे चेना, और इंडिया में तो झूम खेती के नाम से हम लोग बहुत बार जानते हैं, जो इसका फेमस नेम है। तो इंडिया में उसको झूम, धाया, पेंडा, वीवर, नेवेद इत्यादि उनका नाम, जो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये सब नाम से उन लोग जानते थे। अब हम देखेंगे कि ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का जो काम हो रहा था पहले से, अब इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से तो गवर्नमेंट को तो कोई लाभ नहीं हो रही थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट उल्टे इससे हानि होती थी। क्या हानि होती थी? तो वो लोग मात्र 1-2 साल के लिए उस पे एग्रीकल्चर का काम कर लेते, फिर कहीं और चले जाते थे, तो उस लैंड की जो रिवेन्यू होती थी वो भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि प्रत्येक साल आप ईयरली आप वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करेंगे तो सरकार यानी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, तो 1-2 साल के बाद छोड़ के चले जाते थे तो टैक्स देते ही नहीं थे। तो पहला लॉस वो लोग को टैक्स नहीं मिलता था कॉलोनियल गवर्नमेंट को। दूसरी इसमें लॉस क्या हो रही थी कि ये लोग जंगलों को अपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए उसको जला देते थे। अब जलाने के क्रम में क्या होती थी कि कुछ इमारती लकड़ी, वो आग की लपट बहुत दूर तक फैल जाती थी, तो उसमें क्या होती थी कि जलाने के क्रम में, बर्निंग में, टिम्बर भी जो इमारती लकड़ी होती थी, जो बहुत मतलब बिल्डिंग के लिए या रॉयल नेवी के लिए, शिप के लिए बहुत ही यूजफुल होती थी, वो सारी लकड़ियां भी जल के राख हो जाती थी। तो अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को जिस पर्सपेक्टिव से उनको जंगल चाहिए वो पर्सपेक्टिव भी नहीं मिल पाता था, यानी कि इमारती लकड़ी भी उसमें जल जाते थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट एक तो मान लीजिए इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन से उनको ना तो रिवेन्यू प्राप्त हुआ, और उल्टे हानि क्या होती थी, जो इमारती लकड़ी है वो भी जल के राख हो जाती थी। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे क्या सोची, बैंड कर देना। तो यानी गवर्नमेंट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिसेस हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट, यानी उनको लगा कि ये जंगलों के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इसीलिए सो दे डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे वो लोग क्या कर दिए, बैन कर दिए, यानी कि इस पे रोक लगा दिए। और जब इस पे रोक लगाएंगे तो यानी कि जब मुझे भोजन नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, तो हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं ये हम लोग सोच सकते हैं। तो ट्राइबल्स हो या कॉमन पीपुल हो जो फुल्ली डिपेंडेंट उस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे रहते थे, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस घर को ही छोड़ देते हैं, यानी उस जंगलों को छोड़ के दूसरे जगह अपना घर बसा लेते हैं। Some had to change occupation, कुछ ऐसे उसमें से ट्राइबल्स या कॉमन पीपुल होते हैं जो अपना ऑक्यूपेशन ही छोड़ देते हैं कि चलो अब हम एग्रीकल्चर का काम करेंगे ही नहीं, तो एग्रीकल्चर का काम नहीं करेंगे तो वो क्या करते थे, तो वो जो वहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो फैक्ट्री चलाई जाती है या टिम्बर का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्टिंग होती थी, उसमें लेबर के रूप में काम करते थे। कहीं माइनिंग का काम हो रही है तो उसमें लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। तो यानी कि ये लोग अपना
कुछ ऐसे भी उसमें ट्राइबल्स थे या कॉमन पीपुल थे जो अपना ऑक्यूपेशन को चेंज कर दिए थे, और कुछ ऐसे कॉमन पीपुल थे जिनको कि घर छोड़ना आसान नहीं लगता था कि हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो वैसे पीपुल यानी कि कुछ छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे वो रेबिलियन पे उतर आए, यानी कि विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो इसमें है कि एंड रिस्ट्रिक्टेड थ्रो लार्ज एंड स्मॉल रेबिलियन, यानी कि कुछ ऐसे कॉमन पीपुल या ट्राइबल्स थे जो रेबिलियन पर उतर आए थे। तो ये कहानी थी आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये तो कल्टीवेशन में अफेक्शन है, और कल्टीवेशन के बाद जो हंटिंग का काम था उन लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर एंड हंटिंग। तो अब हंटिंग में क्या क्या फॉरेस्ट रूल के आने के बाद उनका क्या क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।